तो जैसा कि बच्चों हमने अपनी कल की क्लास में देखा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और वास्तविक संख्याओं के अंदर हमने देखा था परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, शून्य, ऋण पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं। आई होप आप लोगों को वो वीडियो तो क्लियर होगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट करें, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट किया है आपके लिए। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। आज हम सीखेंगे बच्चों अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय का मतलब अंकों के साथ कोई ऐसी प्रमेय है जो उसका आधार है, मतलब हर एक अंक का कोई ना कोई क्या होगा, आधार होगा। और जो उस अंक का आधारभूत होगा ना, मतलब जो आधार होगा वो उसकी क्या होगी, आधारभूत प्रमेय होगी। फॉर एग्जाम्पल, चलिए पहले मैं आपको एक बार प्रमेय बता देता हूँ। तो आधारभूत प्रमेय हमें ये कहती है, यदि हमारे पास कोई भाज्य संख्या हो। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से कट जाए, खुद से कट जाए और किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए। समझ में आई बात? मतलब एक से कट जाएगी और खुद से कट जाएगी। ऐसी तो लगभग सारी संख्या होती है। आप कोई भी संख्या, आप 11 उठाओ, 11 एकम 11, 1 11 जाए 11, 4 है तो 4 अगर देखा जाए तो 1 चक्कू 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4। क्या देखो, इसके 4 के गुणनखंड कितने हो गए? 4 के 2 गुणे 2, लेकिन 11 के कितने हुए? 11 गुणे 1। बस ऐसा, मतलब कि या तो 11 है या क्या है, 1। तो 11 क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। बल्कि भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? जिसमें वह संख्या स्वयं उसका गुणनखंड हो सकती है। जैसे 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणे 4। कहने का मतलब है 4 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 2 गुणे 2। बल्कि 4 जो है वो अभाज्य नहीं है। 4 के भाज्य गुणनखंड में 1 गुणे 4 लिख सकते हैं। समझ में आई बात? मतलब 4 एक भाज्य संख्या है, उसके गुणा में मैं 1 लिख सकता हूँ। जबकि 11, 7 संख्या एक कोई है, मान लो 7, तो 7 गुणे 1 बराबर 7 या 1 गुणे 7। 7 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी और किसी से नहीं कटेगी, तो ही अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या जो खुद से कट जाए, 1 से कट जाए, उसके अलावा किसी ना किसी तीसरे नंबर से भी कट जाए, तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। फिर से आ जाओ आधारभूत प्रमेय पे। तो आधारभूत प्रमेय हमें कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या जैसे कि 4 है, 16 है, 32 है, 64 है, ठीक है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं लेता हूँ 100। कितना है? 100 एक भाज्य संख्या है। तो चलिए पहले इसके भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से कटेगा 50 आएगा, फिर कितना आएगा? 25, फिर 5 25, 5 एकम 5। इस तरीके से 100 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। बिल्कुल। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड जैसे ही हमने किए, तो हम 100 को लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, इस तरीके से होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है ये क्या है? 100 का अभाज्य गुणनखंड। और 100 क्या है? भाज्य संख्या। तो आधारभूत प्रमेय हमें कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और वह गुणनफल अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब यूनिक। अद्वितीय का मतलब क्या है? यूनिक। मतलब कि जैसे ही आप इसमें किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अच्छा, अदिति के साथ साथ अगर मान लो, अगर मैं कह दूं कि इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, तो क्या देखो, यह अलग अलग है या एक है? बिल्कुल सही। क्रम में थोड़ा सा अंतर है। क्या है? क्रम में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन आधारभूत प्रमेय ये भी कहती है कि यदि हम उसके क्रम को चयन करने के ढंग को ध्यान में ना रखें तो उसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? अद्वितीय होगा। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या व्यक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, कितना? 44। 44 का भी गुणनखंड करो, 2 से कट जाएगा तो आएगा 22, फिर 2 से कटेगा आएगा 11, और 11 एकम 11। तो मैं लिख सकता हूँ 44 को क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। ये किसका है? और ये क्या हो गया? 44 का अभाज्य गुणनखंड रूप। और यही आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, एक बार फिर से सुन लो आप अपने नोट्स में इसको बहुत अच्छे शब्दों में, कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैं कुछ अभाज्य संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ। अभाज्य संख्याएं, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उससे बड़ी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 11 के बाद 13, फिर आती है 17, 17 के बाद आती है 19, 19 के बाद आती है 23,
21 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 15 नहीं होता है, क्योंकि 9 जो होता है वह 3 से कट जाती है। 9 जो संख्या है वह 3 से कट जाएगी। 15 जो है वह भी 3 से कट जाएगी। 21 जो है वह भी 3 से कट जाएगी। तो ये संख्या है जो 3 से कट जाए। देखिए ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई विषम संख्या है तो वही होगी। आप देखो यहाँ से 2 तो सबसे छोटी हो गई, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है, लेकिन 3 के पहाड़े में आ रही है, 3 से पूरी पूरी कट रही है, तो 9 क्या होगी? अभाज्य नहीं होगी। विषम तो होगी लेकिन क्या होगी? अभाज्य नहीं होगी। और एक बहुत बढ़िया बात, जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं या कह लो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं। तो 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्याएं होंगी सारी की सारी क्या होंगी? भाज्य होंगी। 2 से बड़ी सम संख्या है, जैसे कि 4 से शुरू करोगे, 4 से 8, और जितनी भी आगे की संख्याएं हैं 2 से बड़ी सम संख्याएं, तो वो क्या होंगी? भाज्य होंगी। और उन सबको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वह गुणनफल क्या होता है? अद्वितीय होता है। वह गुणनफल क्या होगा? अद्वितीय होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो मैंने उठाई संख्या क्या है? 70। तो 70 सबसे पहले लास्ट में क्या है? 0। डिविजिबिलिटी हाँ आपने पढ़ी होगी बिल्कुल। तो 2 से कटेगा, आएगा 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 1। तो 70 ये कट गया, मतलब कि अब हम 70 को लिख सकते हैं कि ये क्या लिखा है? 2 गुणे 5 गुणे 7। ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है? आप देखो, 2 5 10 7 70 लिखा है ना। और ये तीनों संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। और वो क्या कर रही है? आपस में गुणा, मतलब कि अभाज्य गुणनफल रूप। मतलब 70 का क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड रूप लिखा है? नहीं लिखा है? बिल्कुल सही। और ये क्या होगा? अद्वितीय होगा आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वह गुणनफल अद्वितीय होता है यदि हम उसके क्रम को ध्यान में ना रखें। ऑल क्लियर? बिल्कुल सही। चलिए मैं आपको 2-4 क्वेश्चन देता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी और बढ़िया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सबसे पहली संख्या 500, 1024 और 8000। ऑल क्लियर? 500 का क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड। और हाँ, अगर आपको कहीं ना कहीं ये चीज नहीं करनी आती है, क्या चीज? ये चीज आपको नहीं करनी आती है, तो आपका कहीं ना कहीं बेस बहुत ही ज्यादा वीक है। क्या है? बहुत ज्यादा आपका बेस कमजोर है। उसके लिए तो आप जाके आप क्लास 5th 6th या 7th की आप वीडियो देखो, तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझाएगा। आप डायरेक्ट सर्च करोगे कि गुणनखंड कैसे करता है, तो आपको कई सारी वीडियो और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, जिससे आपको ये चीज तो बिल्कुल याद हो जाएगी। और अगर ये चीज आती है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये चीज करिए, संख्या लिखिए, संख्या का ये जो चीज आई है ना 2 2 5 5, ये क्या है? इसका अभाज्य गुणनखंड रूप। और यही हमारी क्या कहती है? आधारभूत प्रमेय। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान करो, इसमें मैंने क्या लिखी? संख्याएं लिखी आपके लिए 500, 1024 और मैंने क्या लिखी है? 8000। तो आपको क्या करना है? 500 का सबसे पहले क्या करना है? गुणनखंड आपने कर लिया, फिर आपने 500 को अभाज्य गुणनखंड रूप के बारे में लिख दिया। मतलब 500 है तो वो अभाज्य गुणनखंड रूप इस प्रकार से होगा, 2 गुणे 2 या जितना भी आ रहा है। ठीक है, वो हो गया उसका अभाज्य गुणनखंड रूप। उसके बाद आपको यह लिखना है कि ऐसे संख्या 500 का अभाज्य गुणनखंड रूप यह है जो कि अद्वितीय है। और उसके बाद आप नीचे ये भी लिख दो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। समझ में आई बात? मतलब आप इन तीनों को करोगे, उसके बाद इस तरीके से लिख दो कि 1024 का अभाज्य गुणनखंड रूप, उसके बाद गुणनखंड रूप लिख दो यह है जो कि अद्वितीय है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको आज के वीडियो की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और कल इसके आगे का हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर आपको इसमें से कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी आपके सहपाठी हैं उनके साथ शेयर कर दें। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।